बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास। चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन में हमने ये डिस्कस किया कि होम्योस्टेसिस कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसको मेंटेन या बैलेंस करने के लिए हमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस और थर्मल चेंजेस दोनों को मेंटेन करना होता है। जब हम ऑस्मोटिक चेंजेस की बात करते हैं, यानी हम बॉडी में मौजूद वाटर और साल्ट से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन और मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड वाटर और साल्ट से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल की हम बात करते हैं, तो इनका पोटेंशियल चेंज, इनकी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इनसे रिलेटेड जो पीएच चेंज है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी इन ऑस्मोटिक चेंजेस को टॉलरेट करती है बाय मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी। तो मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक चेंजेस according to the needs of the body is called osmoregulation. ठीक है, I repeat, the maintenance of osmotic changes of the body according to the needs of the body is called osmoregulation. क्लियर हो गया ये बात? मैंने यहां पे according to the needs of the body का एक वर्ड यूज किया। ये needs of the body, ये बड़ा ख़ास लफ्ज़ है, ये बहुत अहम पॉइंट है जिसको समझना ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रहते। मिसाल, फिश पानी में रहती है, हम पानी से बाहर रहते हैं। रेप्टाइल्स बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। तो 3 एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरनमेंट मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिए 1 मिनट के अंदर अंदर। अब एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्टेशन होती हैं। सो नीड्स ऑफ द बॉडी चेंजेस, नीड्स ऑफ द बॉडी चेंजेस विद रेफरेंस टू द एनवायरनमेंट। तो नीड्स ऑफ द बॉडी हमेशा एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होती है। जिस तरह का एनवायरनमेंट है, उस तरह की जरूरियात है, उस तरह की अडॉप्टेशन है। ठीक है, यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी डिमांड्स हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की अपनी नीड्स हैं और ड्राई एनवायरनमेंट की अपनी अडॉप्टेशंस हैं। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। मसलन आपको मालूम है कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर की वजह से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की सप्लाई कट ऑफ तो हो नहीं सकती। एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, हर तरफ पानी पानी। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सराउंडिंग्स वाटर इम्बैलेंसिंग की वजह से परेशान होते हैं। कभी पानी ज्यादा हो जाता, कभी कम हो जाता। जबकि ड्राई एनवायरनमेंट डिफाइन ही हम तब करते हैं ड्राई को कि ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे पानी नहीं है, जहां पे एक्वेटिक रिसोर्सेज बहुत कम है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमेशा डेफिशिएंसी ऑफ वाटर का सामना करना पड़ेगा। सो क्या आप समझते हैं कि ऑस्मोटिक चेंजेस हर तरह के एनवायरनमेंट में सेम होंगी? द आंसर इज नो। ऑल्सो द नीड्स ऑफ द बॉडी वेरीज विद रेफरेंस टू द स्पीशीज एज वेल, विद रेफरेंस टू द स्पीशीज एज वेल। ठीक है भाई, स्पीशी टू स्पीशी भी वेरिएशन आती है। मसलन समंदर के अंदर मैरीन एनवायरनमेंट में रहने वाली मछलियां, फिशेस, उनमें एक ग्रुप हैग फिशेस का है, ठीक है, और एक ग्रुप जो है बोनी फिशेस का है। अब हैग फिशेस को नेचर ने यह सलाहियत दी है कि वो एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्टेड है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उसकी। जबकि बोनी फिशेस को, in most of the species of the bony fishes, they have to regulate their internal environment with reference to their environment, with respect to their environment.
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंट और फिर स्पीशीज, ये दोनों नीड्स ऑफ द बॉडी को डिफाइन करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक चेंजेस यानी वाटर एंड सॉल्ट्स कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग to the needs of the body is called osmoregulation. ठीक है, according to the needs of the body is called osmoregulation. और ये needs of the body को environment और फिर दूसरे नंबर पर type of the species डिफाइन करेंगे कि needs of the body क्या है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पे विद रेफरेंस टू ऑस्मोरेगुलेशन। विद रेफरेंस टू ऑस्मोरेगुलेशन दो तरह के एनिमल्स हैं। नंबर 1 ऑस्मोकन्फर्मर्स। नंबर 2 ऑस्मोरेगुलेटर्स। ठीक है, हम पर्टिकुलरली यहां पे एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स, और दूसरे नंबर पे ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस को डिफाइन कर रहा है, कन्फर्मर्स यानी जिनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस कन्फर्म्ड है। कन्फर्म्ड का मतलब यह है कि दे डू नॉट नीड टू एक्टिवली एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस विद रेफरेंस टू देयर एनवायरनमेंट। So, the animals which do not need to adjust their osmotic changes, osmotic concentrations according to the environment are called as osmoconformers. ये याद रखिएगा कि osmoconformers में हम सेट पॉइंट को फॉर osmotic changes हम सेट पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकेंगे। बिकॉज ये वो एनिमल्स हैं जो एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्टेड हैं, ठीक है। दूसरे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो फ्रॉम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, और रेगुलेटर्स रेगुलेट करने वाला, एडजस्ट करने वाला। ये वो एनिमल्स हैं जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस को एडजस्ट करते हैं, which need to actively adjust their osmotic concentrations. So, osmoregulators को हम define करते हैं the animals which can या which need to actively adjust their osmotic concentrations are called the osmoregulators. जिनको actively osmotic concentrations को regulate करना पड़ता है, they are given the name as osmoregulators. ठीक है भाई, ये याद रखिएगा कि ऑस्मोरेगुलेटर्स में विद रेफरेंस टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस हो सकता है कि सेट पॉइंट को या सेट रेंज को हम डिफाइन कर दें। यही तो वजह है कि इनको ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस को रेगुलेट करना। मिसाल, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की रेंज में होना चाहिए। अब इस रेंज को एडजस्ट करना ही करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा साथ नहीं देगा, कभी कम है कभी ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह शुगर का लेवल आपको पता है, फास्टिंग कंडीशन में और आफ्टर द मील जो शुगर लेवल्स हैं वो डिफाइंड है, वो वैल्यूज आपको गिवन है। उन वैल्यूज के मुताबिक आपकी बॉडी का शुगर लेवल एडजस्ट होना ही होना है। अगर उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है इट्स ओके, लेकिन अगर उससे फ्लक्चुएशन आ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इट मीन्स के ऑस्मो रेगुलेटर्स में आप सेट पॉइंट या कम से कम सेट रेंज वैल्यू को आप जरूर डिफाइन कर लेंगे। यही तो वजह है कि दे हैव टू एक्टिवली एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स आर द एनिमल्स which do not need to actively adjust their osmotic concentrations, जबकि osmoregulators are the animals which need to actively adjust their osmotic concentrations, they are called as osmoregulators. मिसाल, osmoconformers में हमारे पास कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और कुछ फिशेज हैं। फॉर एग्जाम्पल हैग फिश है,
ठीक है, या एलास्मोब्रांक्स हैं, ठीक है भाई। अब हैग फिशेस जो है इस ग्रुप में हमारे पास आपको पता है कि क्लास मिक्साइन से बिलोंग करता है। एलास्मोब्रांक्स में हमारे पास शार्क्स हैं, रेज हैं। ये कुछ वो एग्जांपल्स हैं उन एनिमल्स की हैं विच आर ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटर्स में सबसे आसान एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन इटसेल्फ ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स को ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। द क्वेश्चन इज व्हाई। क्या ये यूरिया नहीं प्रोड्यूस करते? क्या ये नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करते? द आंसर इज यस, ये प्रोड्यूस करते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर आर द एनिमल्स व्हिच प्रोड्यूसेस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया, जो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब यूरिया इतनी टॉक्सिक फॉर्म है कि ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया जो विद इन द बॉडी जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड्स की डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। लेकिन इस यूरिया को एडजस्ट किया जाता है बाय ऑस्मोलाइट्स। इस यूरिया के इफेक्ट्स को एडजस्ट किया जाता है बाय ऑस्मोलाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स को नेगेट करते हैं, जो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इनकी बॉडी में ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो यूरिया के इफेक्ट को नेगेट करते हैं। सो ऑस्मो कन्फर्मर्स आर द एनिमल्स which with the help of osmolytes can adjust their osmotic concentrations, जो with the help of osmolytes अपनी osmotic concentrations को बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स।